स्टार्ट। सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की तारीख है जुलाई 19। तो आज के दिन ही डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म हुआ था 1938 के दिन। और अगर हम उनके बारे में बात करें तो हमारे भारत देश में या फिर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल में भी उनके जैसा हमारे पास साइंस इन्फ्लुएंसर हमने बहुत ही कम देखे हैं। और अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो मेरा जो ज़्यादातर जवानी का दौर है वो उन्हीं से प्रभावित हुआ है। और एज अ फिजिक्स स्टूडेंट उनकी जो लाइफ स्टोरी है और उनका जो वर्क है उनके फील्ड में वो हम सभी के लिए एक आइडल है। तो डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं मिस्टर निशांत कौर से। ओवर टू यू निशांत सर। नमस्कार हित जी एंड व्यूअर्स ऑफ स्टारगेजिंग इंडिया। तो मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उन सब पे ऐसी ही बहुत सारी बढ़िया सी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जे.वी. नार्लिकर के बारे में। उनका पूरा नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर और वे बहुत ही बड़े गणितज्ञ और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, हैं भारत के इस पट पर। जो कि मॉडर्न साइंस की अगर बात करें तो मॉडर्न साइंस में उन्होंने जो काम किया है और लोगों को जो इंस्पायर किया है, उनका जो विजन है वो एक अलग ही लेवल का है। आज तक जो अभी की जो हमारी पीढ़ी है उनमें से लाखों विद्यार्थियों को उन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के और आकर्षित किया है अपने प्रयासों की मदद से। उन्हें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले हैं। उनके पिता भी बहुत ही बड़े महान गणित शास्त्री थे। उनकी अगर बात करें तो उनका जन्म 19 जुलाई 1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। और वही से उनका जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि उनके पिताजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गणितज्ञ थे, प्रोफेसर थे। उनकी माताजी भी संस्कृत की शिक्षिका थी। तो आज जो हम सीख रहे हैं, जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी भी हमने बहुत कुछ डॉक्टर नार्लिकर से ही सीखी है। उनकी पूरी जो ब्रह्मांड सीरीज है वो हमारी स्टारगेजिंग इंडिया पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं डॉक्टर नार्लिकर के बारे में बहुत कुछ जानने समझने के लिए। हेत जी, आज हम बात करने जा यस। रहे हैं हॉयल नार्लिकर थियोरी के बारे में। जो कि नार्लिकर सर ने उनके जो टीचर थे उन्हीं के साथ मिलकर ये थियोरी एस्टेब्लिश की थी। तो क्या है ये हॉयल नार्लिकर थियोरी सर? तो होयल नार्लिकर थियरी जो बेसिकली है वो उन्होंने जब अपनी पीएचडी कर रहे थे तो उन्हीं के टीचर फ्रेड होयल के साथ मिलकर उन्होंने ये थियरी दी थी। अ, हमारे डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी का जो विजन है, जैसा कि हम अगर अधिकांश लोगों के बारे में या फिर जो ज्यादातर वैज्ञानिक लोग और सामान्य नागरिक के विजन के बारे में बात करें तो उन सब का मानना और सोचना ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक तरीके से बिग बैंग थियरी की तरफ से शुरू हुआ और उसके बाद हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तरण हो रहा है और वो अभी भी शुरू है। यानी कि जो ग्रह, जो मिल्की वे हैं, जो एक यानी कि गैलेक्सीज हैं और जो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और हमारा ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है। लेकिन जयंत विष्णु नारिकर जी के सोच की तरह ये वैसा नहीं था।
उन्होंने ये सोचा कि अगर ये चीज है तो हमें उसके जो सबूत होने चाहिए वो हमें ज्यादा मिलने चाहिए, जो कि उस समय उनके पास उतने जो सबूत थे वो उतने पायदान पे नहीं दिए गए थे। तो उनकी जो सोच थी वो ये थी कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो अनादि है और वो अनंत है, यानी कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी और जिसका कोई अंत नहीं है। वो जो फिलहाल जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में आंदोलित हो रहा है, यानी कि ऑसिलेट हो रहा है। संकोचन और विस्तरण उसी के अंदर हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई वो एविडेंस वो नहीं मानते थे कि ये किसी एक स्पॉट पर पैदा हुआ और वो अभी बढ़ रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में एक और बात करते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कई सारे अवार्ड्स से नवाजा गया। उन्हें जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना स्टडी पूरा करके आए तब उन्हें पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला। उसके बाद 2004 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। 1965 में पद्म भूषण मिला हुआ था। राष्ट्रभूषण अवार्ड उन्हें 1981 में मिला। देन महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इन 2010, भटनागर अवार्ड, एमपी बिरला अवार्ड, और इंटरनेशनल अगर अवार्ड्स की बात करें तो प्रिक्स ज्यूल्स जेसन, जो कि फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से हमें जो देती है, जो एक्टिविटीज एस्ट्रोनॉमिकल करते हैं उन सबको रिमार्केबल एक्टिविटीज के लिए वो सारे अवार्ड्स देती है। तो वो फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की ओर से प्रिक्स जूल्स जैसन अवार्ड मिला, एसोसिएटेड विथ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। फ्यू उन्हें नेशनल साइंस एकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं कि जो उन्हें अपनी साइंस एक्टिविटीज की वजह से मिले हैं। और अगर बात करें कि वो यूनेस्को के साथ भी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम कर चुके हैं। कार्ल सेगन का जो टीवी शो आता था कॉस्मोस, उसके साथ भी जुड़ चुके हैं। और उसी के तर्ज पर भारत की अगर बात करें तो भारत में ब्रह्मांड नामक सीरीज भी उन्हीं की देन है कि जिसने 94-95 में दूरदर्शन पर आकर मुझ जैसे हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि यस, दिस इज द फील्ड वेयर वी कैन गो अहेड। तो चलिए आज उन्हीं नार्लिकर साहब के मुंह से कुछ बातें सुनते हैं। उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज हमने निकाले हैं, जिनकी मदद से हम नार्लिकर सर की और कुछ और समझने, उन्हें उनका व्यक्तित्व जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो सेलिब्रेट तो करना बनता है ना। श्योर। ये कॉस्मोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको हम विश्व रचना शास्त्र कह सकते हैं या ब्रह्मांड रचना शास्त्र। इसमें ऐसा होता है कि ब्रह्मांड के बारे में आजकल की दूरबीनों के सहारे हमें जो कुछ जानकारी मिलती है उसका विज्ञान के माध्यम से अर्थ लगाना, मतलब ये पता करना कि ऐसा क्यों हो रहा है जो कुछ हम देखते हैं। तो ये जो पूरा शास्त्र है इसको हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो भी बड़ी बड़ी दूरबीनें उसमें ऑप्टिकल यानी जो आँखों से प्रकाश दिखाई देता है, उसके अलावा रेडियो और अन्य माध्यमों से हमें ब्रह्मांड के जो दर्शन होते हैं उनकी सभी एकत्र एक रूप में उनकी संहिता लगाना, उनका अर्थ लगाना, ये हमें ब्रह्मांड शास्त्र में करना होता है। जी क्या बात। Let me take you back to उनकी एक मजेदार एक किस्सा अभी वो बयां करने वाले हैं, जो कि राज्यसभा टीवी पर उनका जो इंटरव्यू था उस दौरान उन्होंने बताया था। तो चलिए जानते हैं, वो भी एक मजेदार किस्सा है नार्लिकर साहब की जिंदगी का। Let me take you back to memory lanes. When you were a child, you were very good in mathematics and you didn't know that your father was
a professor of mathematics and a very famous mathematician in India who is serving Banaras Hindu University. When did you realize that this is what is going to be your destiny? Do a lot of mathematics and very complex mathematics. Well, I liked mathematics right from the beginning. And as you mentioned, once a school teacher asked all the children in the class what their father does. And most of them came from university faculty. So they replied. And I said that my father was a professor. So he asked what subject, professor of what. So I said, really I don't know, because I had never not worked on that particular problem. So he told me that your father is professor of mathematics and you ought to know that. So I was a bit ashamed and a bit proud. Ashamed because I didn't know, and proud because I felt that my father did the same subject that I liked. So I felt a kind of identity with him. और आपके पिता जो है वो भी मैथमेटिशियन थे, आपकी जो माता थी वो भी शिक्षिका थी, तो घर में माहौल था इसलिए आप इस तरफ आई या आपकी अपनी भी इंटरेस्ट थी? हाँ, मेरा जन्म कोल्हापुर में हुआ था, जो कि मेरे माता पिता की नगरी थी। लेकिन मेरे पिताजी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे, तो उनके यहाँ पैदा होने के कारण चारों तरफ एक आध्यात्मिक और जिसको हम कह सकते हैं कि गणित और विज्ञान का माहौल था। मेरी माताजी संस्कृत की एमए थी, तो उन्होंने संस्कृत में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट दिलचस्प लेके पढ़ाया। तो इसके कारण दोनों विषय मुझे अच्छे लगे, एक और गणित और विज्ञान और दूसरी ओर संस्कृत। लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में पास हुआ और कॉलेज जाना था, तो मैं चाहता था कि संस्कृत भी ले लूँ गणित के सहारे, गणित के अलावा। तो मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि या तो गणित के मार्ग से जाऊँ या संस्कृत। तो ये मुझे बहुत खटका कि इतना पढ़ के मुझे संस्कृत छोड़ देना होगा क्या। तो मेरी माताजी ने बताया कि गणित में उच्च शिक्षा लेते समय तुम साइड बाय साइड घर पर संस्कृत पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैंने गणित का मार्ग चूज़ किया और उसके बाद साथ साथ जब समय मिलता था थोड़ा संस्कृत की भी पढ़ाई करता था। जी, तो सर इसमें आपको क्या रुचिकर लगता था जब आपको निर्णय करना था कि आपको मैथमेटिक्स की तरफ जाना है या संस्कृत की तरफ? तो निर्णय मुश्किल क्यों था? आपको दोनों ही उतने ही पसंद थे? तो उसमें जब मैंने ये निश्चित किया कि गणित की ओर जाना है, तो मुझे ऐसा बताया गया, मेरे पिताजी पहले उसी मार्ग से गए थे कि बीएससी तक भारत में पढ़ के आगे की जो पढ़ाई है वो कैम्ब्रिज में गणित का जो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा गढ़ समझा जा सकता है, उस पर चढ़ाई करें। तो इस गणित के मार्ग से जाने के लिए मुझे कैम्ब्रिज की ट्राइपॉस एग्जामिनेशन, उसके 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3 करके, तो ये 4 साल में किए जाते हैं। तो ये करके तब मैं रिसर्च की ओर जा सकता हूँ, ऐसा मुझे बताया गया। मेरे पिताजी ने वही मार्ग लिया था। तो इसलिए जब मैंने बीएससी किया बनारस से, तब कैम्ब्रिज में एप्लीकेशन की थी और वहाँ मुझे जब फिट्जविलियम कॉलेज, जो मेरे पिताजी का कॉलेज रहा था, वहाँ एडमिशन मिली, तो मैं आगे चलकर वहाँ पढ़ने के लिए गया। तो इस तरह से वहाँ जाने पर ये पता चला कि
जैसे कि स्पून फीडिंग जी शब्द, मतलब भारत में जो टीचर्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। धीरे धीरे मतलब उनकी स्पीड कम रहती है और अधिक समझा समझा कर पढ़ाते हैं। कैम्ब्रिज में जाने पर पता चला कि यहाँ के टीचर्स एक तेज़ रफ्तार से जाते हैं, तो आपको उनके साथ साथ दौड़ना पड़ता है और इसके लिए खुद काफ़ी, जिसको हम स्वावलंबन कहते हैं, वो हमें आवश्यक है। किसी दूसरे के समझाने पर हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं चलता। जी तो इसकी मुझे कल्पना थी, मेरे पिताजी ने बताया था कि ऐसा होगा, तुम्हें स्वावलंबन अधिक रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ा था। जी। सो समवेयर यू वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ऐसा होता है जैसे कि जो विषय भारत में एक साल में पढ़ाया जाता वो वहाँ पर 24 लेक्चर्स में पूरा किया जाता था। तो 24 लेक्चर्स के लिए करीब 2.5 महीने काफ़ी होते थे। जी तो इसके अलावा वहाँ पर ये एक सुविधा थी कि आपको ट्यूटोरियल के रूप में सुपरविज़न मिलती थी। हफ्ते में 1-2 बार आप किसी गणित के फैकल्टी मेंबर्स को मिलके आगे अपना जो कुछ समझ में नहीं आया वो समझने की, वो समझाने की वो उसके पास तरकीबें होती थी। तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ा था। जी तो एडजस्टमेंट काफ़ी थी, लेकिन आगे चलकर वो बहुत उपयोगी साबित हुई कि एक प्रकार का आत्मनिर्भर होना ये बहुत आवश्यक है। जी आपने बताया कि बहुत उपयोगी रहा। तो यू वर 22 व्हेन यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स एंड इन बाय 25 यू वर ऑलरेडी पीएचडी। तो ये जो सर आपने इतनी जल्दी सब किया और उसके बाद में फिर आपने जिस तरह से स्टेडी स्टेट थ्योरी पे काम किया, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पे काम किया, तो ये सब किस तरह से हुआ? थोड़ा सा वो जर्नी के बारे में बताइए। उसमें ऐसा था, देखिए जैसे कि मैंने पीएचडी करके एक तो मार्ग ये होता है कि आप पीएचडी करने के बाद विश्वविद्यालय में, उसी विश्वविद्यालय में काम नहीं करते, किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाते हैं। जी तो मुझे ऐसा लगा कि कैम्ब्रिज का माहौल इतना अच्छा है, अभी और यहीं रहना ठीक रहेगा। और वहाँ के जो एक विख्यात कॉलेज, किंग्स कॉलेज, वहाँ मुझे फेलो चुना गया। तो उस फेलोशिप के कारण और वहाँ पर मेरे जो गुरु रहे थे फ्रेड हॉयल, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, तो उन्होंने एक नए संस्थान की निर्मित की थी। वो इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानी जाती थी। तो वो जब संस्थान बना तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी इसके पहले मेंबर रहो, जिसको कि फाउंडर फेलो कहते हैं या फाउंडर मेंबर। जी तो इस हैसियत से मैं उस संस्थान में पहले 5-6 साल तक था और उसके बाद मैं भारत लौटा। तो जो कुछ मेरी पढ़ाई, इसमें फ़ायदा ये होता है कि खर्चा तो कम हो गया और दूसरी बात है जो आपने इक्विपमेंट बनाई और ली जी उसका उपयोग भी करने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर हर एक विश्वविद्यालय में ऐसी सुविधा होती तो मुश्किल से 4-5 लोग आके काम करते। तो उसके अलावा, उसके बजाय यहाँ पर 100 से अधिक लोग आके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बनाने की जो कल्पना थी वो उस समय, मतलब 1988 के आसपास, 87-88 में यशपाल जी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा होना आवश्यक है कि एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बनाया जाए। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो
तो मैं इसको अप्रूव करूँगा, नहीं तो इस पर मैं कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे एक जिसे धर्म संकट जी। बोलते हैं कि उसमें डाल दिया कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि इसको आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने काफ़ी सहायता दी और मॉरल और फिज़िकल बैकिंग बहुत दी। जी। उसके कारण मैं आगे बढ़ सका और इस संस्थान की निर्मित हुई। तो इसमें ये निर्मित होने में करीब पूरी इमारत और ये सब बनने में 3-4 साल लगे। और एक बहुत ही विख्यात वास्तुशास्त्री चार्ल्स कोरिया, उन्होंने हमारा पूरा ये बनाया, जो उसकी वास्तु है वो बनाई। तो ये बहुत से लोग आकर उस वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से भी उस इंस्टीट्यूट को देखते हैं। और वैसे वहाँ जो विज्ञान चलता है वो भी लोगों को आकर्षित करता है। जी सर, यहाँ जब हम कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं या साइंस के और जो बहुत सारे स्ट्रीम्स या एरियाज़ हैं, रिसर्च की जब बात होती है, तो इधर हम देख रहे हैं बहुत सारे सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो मशरूम कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो वाकई जस्टिफाई कर पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए? मतलब किस रूप में आप? जैसे हम देख रहे हैं सर, और पूरे भारत की अगर बात की जाए तो बहुत सारे सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो खुल रहे हैं रिसर्च और साइंसेस के लिए। तो आपको लगता है कि वाकई बच्चे वहाँ पर अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं? नहीं, भारत में कई जगह अब ऐसी सुविधाएं हैं कि जिसमें लोग अच्छी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक जा सकते हैं। कम से कम मेरे विषय में तो ऐसे 2-3 संस्थान हैं जहां लोग जाकर पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को अधिक ऊंचा चढ़ना संभव हो सकता है। बहुत से विद्यार्थी हमारे संस्थान से, मतलब आयुका से जो आगे बढ़े हैं, वो प्रदेश में भी गए हैं। वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, अच्छे निष्कर्ष निकाले हैं। तो ये अब अधिक संभव हो रहा है, लेकिन अभी हमें इस बात की जानकारी अभी मतलब ये प्रश्न हमारे सामने है जिसको कैसे सुलझाएं कि जितने बुद्धिमान लड़के लड़कियां यहाँ से पीएचडी के लिए आती, हमारे यहाँ या खगोल विज्ञान के मार्ग से जाने वाले जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। पहले जितने होते थे उससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ये संख्या कैसे बढ़ाई जाए, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो इसके लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हो जाएगी। और एक नई जो कल्पना आ रही है सामने कि बहुत बड़े टेलीस्कोप या जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स की लेबोरेटरी, तो डिटेक्टर वगैरह, ये सब कोई एक देश अपने बूते पर नहीं बना सकता, बहुत एक्सपेंसिव होता। तो अब कई देश एक जगह मिलकर ऐसे प्लान करते हैं जी। तो इस तरह से हमारे भारतीय विद्यार्थियों के लिए ऐसी भी सुविधाएं उपलब्ध होगी। वो भले ही वो भारत में ना हो, भारत की भूमि पर ना हो, लेकिन जहाँ भी वो ब्रह्मांड में नहीं तो पृथ्वी पर हो, तो वहाँ पर हम उनको भेजकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि वो हमारी जो कोऑपरेशन पॉलिसी है उसमें वो आके बैठता है। जैसे हम 4-5 जो देश के लोग हैं, वहाँ के सभी विद्यार्थी वहाँ जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये अब होने वाला है। 2-3 नए बड़े टेलीस्कोप हमें उपलब्ध होंगे, तो आशा है कि ये संख्या बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर।
एक प्रश्न सर यहाँ पर ये भी मन में आता है कि जब हम बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, आपने चूँकि बाहर भी पढ़ा भी है और बहुत काम भी किया है और यहाँ भी अगर भारत में, तो स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि वहाँ पर चूँकि माता पिता जो है उनको साइंस के विषय में और कॉस्मोलॉजी के विषय में इन पर्टिकुलर बहुत जानकारी या नॉलेज होता नहीं है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंटरेस्ट भी होती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि आपको माता पिता का घर में माहौल और सपोर्ट मिला, बहुत से बच्चे चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता है, तो आपको लगता है कि स्कूल लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने चाहिए? वैसे अगर देखा जाए तो विज्ञान की पढ़ाई के बारे में स्कूल लेवल पर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जिनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक बात तो ये है कि विज्ञान समझने का विषय है, उसको समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं जी उसको रट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी लेकिन हमारे स्कूलों में अक्सर किसी भी प्रश्न का उत्तर दे के उसको रटाया जाता है कि इसको पूरी तरह से याद करो और जब परीक्षा में पूछा जाए तो उसको उसी मार्क से लिखो। जी। तो बिना समझे वो लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर तो कमाते हैं सही उत्तर देने का, लेकिन ये सही उत्तर क्यों है इसकी उनको जानकारी नहीं रहती। तो वो रट के लिखा हुआ विषय आगे चलकर आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। और वो ये सोचते हैं कि विज्ञान रटने की चीज़ है, वैसी वो रटने की चीज़ नहीं, वो समझने की चीज़ है। और समझने पर जो हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये हमको ये क्यों ऐसा होता है, ये हमको अच्छी तरह से समझ में आए, तो वो उसके कारण हम विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जो पद्धति है वो हमारे स्कूलों में बहुत कम पाई जाती है। जी बिल्कुल सर। यहाँ थोड़ा सा इस विषय पे जैसे अगर आपसे हम बात कर रहे हैं तो साइंस कम्युनिकेशन की बात हो, इसके अलावा साइंस पॉपुलराइजेशन की बात हो, इस पे आपने बहुत काम किया है, थोड़ा सा उसके विषय में बताइए। अब ऐसा होता है कि जैसा आपने कहा कि माता पिता सभी घरों में उतने पढ़े लिखे नहीं हो सकते, जी लेकिन सामान्य रूप से पढ़े लिखे हो या ना हो उनका जो एक मानसिक फ्रेमवर्क होता है उसमें कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इस पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहा जा सकता है कि यद्यपि पढ़ाई लिखाई में कोई आगे बढ़ा हो फिर भी उसकी कुछ अंधश्रद्धाएं होती उनको वो बदलना नहीं चाहता, और इन अंधश्रद्धाओं को बदलने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए विज्ञान समझना, विज्ञान क्या है, उसमें से हमको क्या पता लगता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, उसकी मिसयूज़ के भी बारे में हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जी तो ये सब जानकारी होने के लिए हमको जो विज्ञान लोगों के पास ले जाना है ये काम वैज्ञानिक तथा और भी पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। जी लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा काम करने वाले बहुत कम हैं। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस क्षेत्र में लोगों को आने के लिए अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। जी सर, साइंस कम्युनिकेशन की जैसे कि हम बात कर रहे थे, साइंस कम्युनिकेशन एंड साइंस पॉपुलराइजेशन, आपने बहुत काम किया इसमें, थोड़ा सा उसके विषय में बताइए। तो मैंने देखा कि मेरे जो गुरु जिनका मैंने नाम लिया फ्रेड हॉयल, वो साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बीबीसी पर लेक्चर या टेलीविज़न पर उनकी विज्ञान कथाओं के सीरियल वगैरह पॉपुलर हुए थे। तो वैसे कुछ प्रयास हिंदी में, मराठी में, अपनी भाषाओं में अगर किए जाए तो लोगों को विज्ञान समझने में कुछ और रुचि होगी। ऐसा समझ के मैंने भी इस प्रकार के प्रयास किए, विज्ञान कथाएं लिखना शुरू किया। मैंने पहली विज्ञान कथा लिखी तो उस समय एक मराठी विज्ञान परिषद का अधिवेशन होने वाला था, उसमें वो बेस्ट विज्ञान कथा को प्राइज़ देने वाले थे।
तो उन्होंने अनाउंस किया था कि इस तरह की एक कंपटीशन है, तो आप लोग कोई भी भेज सकता है विज्ञान कथा उसकी। तो मैंने भी एक लिख के भेजी। शायद वो मेरा नाम जानते हों या मेरी हस्ताक्षर को जानते हो, इसलिए मैंने दूसरे नाम से अच्छा भेजी जी। और मेरी पत्नी के हस्ताक्षर में लिखी भेज दी। अच्छा जी। तो उसको पहला प्राइज़, पहला अवार्ड मिला। और जब वो अनाउंस हुआ तो मैंने उनको बताया कि ये मैंने भेजी थी। मैंने शुरू में ये गुप्त इसको इसलिए रखा था कि उसका कुछ प्रभाव न पड़े वैज्ञानिकों पर। जी। तो इसके बाद लोगों ने मुझे और लिखने को कहा। मैगजीन्स वाले कहते थे, तो वो मैंने लिखा। कुछ मैंने ट्रांसलेट हिंदी में किए, अंग्रेजी में तो मैंने ही किए। कुछ और लोगों ने ट्रांसलेट किए हिंदी में। तो ये सब एक मेरे दृष्टिकोण से ये इसको मैं वर्थ वाइल कहता हूँ कि इसका कुछ फ़ायदा हुआ है। मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आपकी लिखी हुई अमुक अमुक कथा को मैंने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया वगैरह वगैरह। तो विज्ञान में रुचि बढ़ती है। बिल्कुल सर, आपने ब्रह्मांड का जितना रिसर्च किया है कॉस्मोलॉजी को लेके, और जिस तरह से आपका रिसर्च वर्क हमने देखा है, विज्ञान को रोचक बनाना ज़रूरी है ताकि आम जो व्यक्ति है वो भी उससे जुड़ सके, और ताकि फिर हम नए अनुसंधान, नए शोध, नए काम कर सकें इस दिशा में। ये जो आपका योगदान है ये वाकई अतुलनीय है। तो आपको लगता है कि हम जब बात करते हैं साइंस फिक्शन की, उस दिशा में भी कुछ और काम होना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि सभी विषयों पर जी, जहाँ जो कि स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनको पढ़ाने की एक पद्धति में कुछ बड़े चेंज होने चाहिए जी। और दूसरी उनकी जानकारी बाहर के माहौल में, स्कूल के बाहर जाकर एग्जीबिशन वगैरह मार्गों से देनी चाहिए। ऐसा करने पर अपार्ट फ्रॉम जैसे कि ये कहते हैं कि स्कूल के बच्चों के अलावा उनके माता पिता को भी ट्रेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। ऐसा सर, मेरा आपने मराठी में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, कुछ एक एनेक्डोट्स अगर आप शेयर करें हमारे साथ। ऑटोबायोग्राफी लिखी मुझे लिखनी थी कि आई वांटेड टू टेल पीपल अबाउट माय लाइफ। इसलिए नहीं कि वो आइडियल है या ऐसा कुछ, लेकिन कुछ कथा सुनाने की इच्छा से मेरे अपने अनुभव मैंने लिख के उनको 4 नगरों की कहानी के रूप में, टेल ऑफ 4 सिटीज़, तो उसमें पहले मराठी में फिर उसको अंग्रेजी में लिखा जी। मैंने ही ट्रांसलेट किया और वो अब हिंदी में भी आने वाली है। तो उसमें मैंने यही किया कि पहले बनारस, फिर कैम्ब्रिज, फिर मैं बम्बई में 16-17 साल था और उसके बाद पुणे में था। तो इन 4 नगरों की कहानी के रूप में ये ऑटोबायोग्राफी बाहर आई और उसको लोगों ने बहुत, महाराष्ट्र में जब मराठी में आई तो वो लोगों ने बहुत उसका। सर, क्या शीर्षक था मराठी में उसका? क्या मराठी में उसका टाइटल क्या है सर? टाइटल यही 4 नगरांची कहानी जी। कहानी 4 नगरांची असं। तो इट मीनिंग इट स्टोरी ऑफ 4 cities. That is why in English I have called it my tale of 4 cities. जी। डिकन्स का टेल ऑफ 2 cities नॉवेल है उसकी नकल। तो मुझे ये बहुत आश्चर्य हुआ कि साहित्य अकेडमी ने उसको पुरस्कार के लिए चुना, क्योंकि मैंने किसी ऐसे विचार से लिखी नहीं थी। जैसा मन में आया वैसा लिखता गया जी। और लोगों को वो अच्छा लगा। जी सर, बस ये आपसे और जानना चाहेंगे कि
ब्रह्मांड को आपने देखा है अपनी नज़र से, जो दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा बताएं कि ब्रह्मांड को अगर परिभाषित करना हो किस तरह से, आपके अगर श्रीमुख से आए तो। ब्रह्मांड के बारे में जो जो कुछ हमको मालूम है उसके बारे में मेरा जो दृष्टिकोण है वह जन सामान्य या सामान्य वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से कुछ अलग है। तो मैं पहले अपना दृष्टिकोण बताता हूँ, फिर सामान्य दृष्टिकोण जो है। तो ब्रह्मांड फैल रहा है, तो उसकी जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो इसके बाद सवाल उठता है कि ये क्यों हुआ। तो जन सामान्य की या वैज्ञानिकों की जो धारणा है कि एक महाविस्फोट में उसकी निर्मित हुई और उसके बाद वो फैलता गया। तो मुझे यह इंटरप्रिटेशन जचता नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेकुलेशन बहुत है कि ये महास्फोट कब हुआ, महाविस्फोट के पहले क्या था, वगैरह जो प्रश्न आते हैं उनके जवाब हमारे पास नहीं है। तो विज्ञान का एक गुण यह है या एक आवश्यकता उसकी यह है कि हमें कोई स्पेकुलेशन पर नहीं छोड़ना, हमको सबूत के बिना बोलने का अधिकार नहीं रहता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महाविस्फोट का सिद्धांत अधिकांश लोग मानते हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे स्पेकुलेशन रखे हैं। और मेरे विचार से जो रूप होना चाहिए कि वो विज्ञान ब्रह्मांड जो फैल रहा है वो शायद ऑसिलेट करता है, मतलब फैलने के बाद रुकेगा, फिर उसका आकर्षण आकार छोटा होने लगेगा फैलने का विरुद्ध, और फिर वो बाउंस होके उल्टा जाएगा। तो इस तरह से ऑसिलेशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरे पास जो कुछ सबूत है वो भी पूर्ण नहीं है, इसलिए कुछ हद तक मैं भी इस दोष को स्वीकार करता हूँ कि कुछ स्पेकुलेशन मेरा भी है, लेकिन वो स्पेकुलेशन अधिक रुचेगा ऐसा है जो कि सामान्य महाविस्फोट से के सिद्धांत में है। तो इस तरह की धारणाएं आजकल प्रचलित हैं। मुझे लगता है ये 15-20 साल में इसका शायद अधिक डेफिनेट उत्तर हमको मिलेगा। बिल्कुल। हमारे दूरदर्शन के कई अन्य केंद्रों पर भी उनकी रिकॉर्ड एवढीच ओळख नाही, त्यांच्या इतरही सो दोस्तों, कैसा रहा आज का ये पूरा सेशन? आई होप कि आप जो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे भारत के इतने महान वैज्ञानिक, इन्होंने इतनी सारी बातें कही हैं कि ब्रह्मांड क्या था, कैसे बढ़ा, क्या आप सीख सकते हो उनसे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें ब्रह्मांड के बहुत करीब ले जाती हैं। तो हित जी, आप इस विषय में कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं वही कहने जा रहा था कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं अभी उतना सौभाग्य नहीं हूँ कि मिस्टर नार्लिकर से मेरी मुलाकात हो पाए, लेकिन कुछ ऐसे पल हैं जो मेरी लाइफ से जुड़े हैं जो मैं उनसे बहुत प्रेरित हो रहा हूँ। जब मैं रणोत्सव में था आपके साथ, तो वहाँ पे मेरी पर्सनालिटी के साथ साथ मेरी जो नॉलेज थी वो भी बहुत एनहांस हुई है। और उनके पीछे मिस्टर जयंत नार्लिकर का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरा जो होमवर्क होता था जो आप हमें देते थे वो होमवर्क ज़्यादातर उन्हीं के बेस्ड पे था। यानी कि हम जो कार्य करते थे ऑन डेली बेसिस, हम ब्रह्मांड सीरीज को देखते थे, चाहे कितनी भी बार हमने उनको देख लिया हो, चाहे कितनी भी बार हमने उनको सुन लिया हो, फिर भी हम देखते थे, उन्हें ऑब्जर्व करते थे और उनकी चीज से जो जो चीजें हम सीखें
यानी कि जो जो उनकी बातों का निष्कर्ष हम निकालें वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनका जो पर्सनालिटी है, उनकी जो वे ऑफ स्पीच है, वो हमेशा ही एकदम हम्बल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी जो स्माइल है, जो हमेशा एक्सप्रेशन रहते हैं, वो कभी भी टेंसली सिचुएशन में पाए नहीं गए हैं और उन्होंने कभी अपनी हम्बलनेस नहीं खोई है। वो मैंने ज़्यादातर उनसे सीखा है। तो मैं अब आपसे भी चाहूँगा कि आप भी कुछ अपने पल हमारे साथ शेयर कीजिए कि उनसे क्या-क्या यादें आपसे जुड़ी हुई है? जी, सबसे पहले तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें फिर से याद दिला दूं कि हमारी जो चैनल है उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि नार्लिकर जी का जो एक स्वभाव है, जो जिस तरह से वो विज्ञान सिखाते हैं, तो वही मुझे प्रेरित करता है कि मैं अगर किसी विद्यार्थी से जुड़ रहा हूँ, किसी लेमैन से जुड़ रहा हूँ या फिर कोई टूरिस्ट से जुड़ रहा हूँ, तो उन्हें कितना इजी वे में मैं उन तक हमारा जो विज्ञान है वो पहुंचा सकता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी सीख को, किसी भी सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे तो वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। एंड मैं हेत को अपनी पुरानी डिस्कशंस की अगर बात याद दिलाऊं तो उसे याद होगा कि कई बार हम कहते हैं कि विज्ञान को कैसे सिखाना चाहिए, तो उसी का तरीका जयंत नार्लिकर जी ने अपनी ये ब्रह्मांड सीरीज में भी दिखाया है। और जब भी उनके लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो उनमें भी ये बात की झलक मिलती है कि आप प्रैक्टिकल करें, ऑब्जर्वेशन करें और जो रिजल्ट आए उसी के हिसाब से आप सीखते जाएं। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल दिया, उसका आंसर अगर आपके टीचर के आंसर से नहीं मिलता तो आपने प्रैक्टिकल गलत किया है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप जो वे ऑफ प्रैक्टिकल है वो लर्न कीजिए कि ये प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है और क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। जिस हिसाब से आपको रिजल्ट मिले उस हिसाब से आप अपना स्टडी कंप्लीट कीजिए, वो सब्जेक्ट, वो प्रैक्टिकल पूरा कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी बातों के साथ हम इन सब सब्जेक्ट को लेकर चलते रहेंगे। कल है 20 जुलाई, तो 20 जुलाई को अपोलो जो है अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो मून पर लैंड हुए थे। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे ये पूरी मून लैंडिंग के विषय के ऊपर। जब पहली बार कोई व्यक्ति चंद्र पर उतरता है तो वहाँ का, यानी एक हमारे जैसा 5 फीट 6 फीट का आदमी पृथ्वी को छोड़कर किसी और जगह पर उतर रहा है, कितना अमेजिंग फीलिंग होगा, कितना वो पल जो है वो क्या कहते हैं, मेरे पास मुंह में शब्द नहीं आ रहे अभी। शब्द नहीं आ रहे। जैसे इसको हम अगर इस तरह से जोड़ें कि भारत का जो चंद्रयान 2 था, उस टाइम पर कितनी उत्कंठा थी पूरे भारत में। ये तो विश्व का पहला इंसान, पहला आदमी, पहला बंदा, पहला मनुष्य पृथ्वी को छोड़कर किसी और ऑब्जेक्ट की जमीन को छू रहा है, उसके ऊपर अपने पैर रख रहा है। कितना अमेजिंग फीलिंग होगा पूरे विश्व के लिए। तो कल हम बात करेंगे इसी विषय पर, क्योंकि 20 जुलाई लैंडिंग डे है। तो अपोलो 11 का। बिल्कुल। तो उसी तो ऊपर उसी कल के की साथ डिस्कशन हम होगी। कुछ और चीज़ भी बताना चाहेंगे कि आप भी हमें हमारे कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि हम किस चीज़ों पर बात करें। आप हमें किन चीज़ पर बात करना चाहते हैं और आपके कोई भी सवाल हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं और हम हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो जस्ट वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोगों को बात करना देखना चाहते हो और अपने सवाल का जवाब पाना चाहते हो।
जी, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करें। आपके जो कुछ भी विचार हैं इस पूरे वीडियो के ऊपर वो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज हम रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन।